हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका M2 फिजिक्स क्लासेस के अंदर। तो पिछले वीडियो के अंदर जैसे आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि ओहमीय और अनोहमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, कार्बन प्रतिरोध क्या है, उनका वर्ण कोड क्या होता है। साथ के अंदर पढ़ेंगे आगे कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधकता जो है, उनके ऊपर जो ताप का जो प्रभाव है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और अतिचालकता क्या होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओहमीय व अनओहमीय प्रतिरोध। अनओहमीय प्रतिरोध, ओमिक और अनोमिक प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि ओहमीय प्रतिरोध। ओहमीय प्रतिरोध, तो यहां क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं कि ओहमीय प्रतिरोध के कोई दो उदाहरण लिखिए, अनोहमीय प्रतिरोध के क्या लिखिए, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो ओहमीय प्रतिरोध का मतलब है कि ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और ओम के नियम के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि ओम का नियम क्या है कि चालक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और आरोपित प्रवाहित होने वाली जो धारा का जो अनुपात है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। और इसके लिए अपने को जो ग्राफ मिला था V और I के अंदर, वो कैसा ग्राफ मिला था, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता था। तो यहां पर भी यही है कि जो ओहमीय प्रतिरोध होंगे उनके लिए V और I के अंदर यदि अपन ग्राफ खींचेंगे तो उनके लिए कैसा ग्राफ मिलेगा, अपने को एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वे चालक पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो कौन से प्रतिरोध कहलाते हैं, ओहमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। और ये जो निर्भरता है ओम के नियम के अंदर, तो वहां पर भी अपन ने बात की थी कि एक निश्चित ताप के ऊपर ही, ताप कैसा रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, तभी तक क्या होगा, लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। अब उदाहरण के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें कि जैसे तांबा है, चांदी है, नाइक्रोम है, इन सभी के लिए वोल्टा और धारा के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाएगा तो अपने को कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तो अपन तांबा, चांदी, नाइक्रोम, ये जो है इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं, ओहमीय पदार्थ कह सकते हैं या ओहमीय चालक कह सकते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है अनओहमीय, अनओहमीय प्रतिरोध। अनओहमीय प्रतिरोध का मतलब है कि ऐसे चालक या ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। कहने का मतलब कि जिनके लिए V और I का जो अनुपात है, वोल्टा और धारा का जो अनुपात है वो क्या नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब ये परिवर्तित होता रहता है। मतलब इनका जो ग्राफ है, वोल्टा और धारा के मध्य जो ग्राफ होगा, वोल्टा और धारा के मध्य जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ सरल रेखीय में प्राप्त होकर कैसा प्राप्त होता है, वक्र के रूप में प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि लें कि डायोड जो है, अर्धचालक जो डायोड है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ट्रांजिस्टर है, बल्ब का तंतु है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का तंतु, थर्मिस्टर है। ये जो सभी पदार्थ हैं इनके लिए यदि अपन वोल्टा और धारा के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, एक सरल रेखीय प्राप्त ना होकर एक वक्र के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इन सभी पदार्थों को या इन सभी जो प्रतिरोध हैं इनको क्या बोलेंगे, अनओहमीय प्रतिरोध या कहेंगे अपन। अब अपन तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था कि ओहमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, अनओहमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, उनके क्या लिखे, कोई दो उदाहरण लिखें आप। अब अगला जो टॉपिक है वो अपना है कि कार्बन जो प्रतिरोध है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड। वर्ण का मतलब कलर्स, वर्ण कोड। ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कार्बन प्रतिरोध है क्या।
देखिए जो प्रतिरोध है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरे होते हैं कार्बन प्रतिरोध। अब ये दो भागों में बांटने का मतलब क्या है इसको समझते हैं। अपने घर के अंदर कोई भी जो उपकरण बने हैं, जो जितने भी उपकरण बने होते हैं, जो फिटिंग की हुई होती है, वहां अलग अलग प्रकार के तार और प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। अब इन प्रतिरोधों की जो रेंज होती है, जो परास होती है, ये अलग अलग होती है। कैसे कि कोई भी उपकरण जो बना हुआ है उसके अंदर जो प्रतिरोधक जो लगे हुए हैं उनका जो मान है वो अलग अलग है। कोई 5 ओम का लगा हुआ है, कोई 2 ओम का लगा है, कोई 0.1 ओम का लगा है, कोई 1000 ओम का लगा हुआ है, कोई 10,000 ओम का लगा हुआ है। इस तरह से उनके जो प्रतिरोध है का जो मान है वो अलग अलग है। तो घरेलू कार्यों के लिए इन सब की क्या पड़ती है, अपने को जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो सबसे पहला जो तार आबद्ध प्रतिरोध कहा गया है, ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं इनमें इनको जो बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इनको बनाने के लिए जो है मिश्र धातुएं जो होती हैं, मिश्र धातु, उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब मिश्र धातुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई इनके ऊपर जो ताप का प्रभाव है, ताप का जो प्रभाव है वो कम पड़ता है, या कह सकते हैं इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की अपन आगे बात करेंगे, वो क्या होता है, कम होता है। अब जो ताप का जो प्रभाव कम पड़ रहा है उसी का उपयोग करते हुए अपन ने मिश्र धातुओं की सहायता से क्या बनाए हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध बनाए हैं। जैसे अपन कह सकते हैं मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये सभी जो मिश्र धातुएं हैं, इन सभी मिश्र धातुओं की सहायता से अपन क्या बनाते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है यहां पर कि जो तार आबद्ध जो प्रतिरोध बनाते हैं इनके अंदर इनकी जो परास होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए प्रत्येक जगह पर इनका क्या नहीं कर सकते, अपन प्रयोग नहीं कर सकते, ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। तो जो बड़ी रेंज की जहां प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी वहां पर अपन कौन से प्रतिरोधों का यूज करते हैं, कार्बन प्रतिरोधों का यूज करते हैं। तो कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं ये अर्धचालकों के बनाए हुए होते हैं, अर्धचालक से बनाते हैं इनको। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो यूज होता है वो किसका यूज किया जाता है, कार्बन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कार्बन प्रतिरोध रख दिया गया। अब किसी भी उपकरण के अंदर जब ये कार्बन प्रतिरोध अपन लगाएंगे तो कार्बन प्रतिरोधों का मान क्या होगा, इसके लिए क्या किया गया, एक रंगों का एक क्रम निर्धारित किया गया है कि ये जो रंग हैं वो इतने इतने मान के होंगे। तो अब उसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और यहीं से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम के अंदर, कोई भी जो एग्जाम होती है उसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड या वर्णक्रम। तो यहां अपने को क्या रखनी है, एक सारणी याद रखनी है जिसकी सहायता से अपन प्रतिरोध का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध के जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो एक बेलनाकार एक वलय है, ये बेलनाकार आकृति है जिसके साथ में क्या जोड़ा गया है, तार जुड़ा गया है। और इस बेलनाकार जो कार्बन प्रतिरोध है इसके ऊपर 4 पट्टियां बनी हुई हैं अलग अलग, इस तरह से ये वलयाकार 4 पट्टियां बनी हुई हैं। ये जो पट्टियां होंगी ये पट्टियां ही क्या करेंगी, उस प्रतिरोध के मान को रिप्रेजेंट करेंगी। इसमें जो सबसे पहली पट्टी है, ये 4 पट्टियां हैं, तो सबसे पहली जो पट्टी है, पहली और दूसरी, ये जो पहली पट्टी होगी ये उस प्रतिरोध के प्रथम अंक को प्रदर्शित करेगी। द्वितीय पट्टी है ये उसके दूसरे अंक को प्रदर्शित करेगी। तीसरी जो पट्टी का है वो 10 की घात
के गुणक को प्रदर्शित करेगी। अभी बात करेंगे कि गुणक क्या लिए जाएंगे यहां पर। और चौथी जो पट्टिका है ये उस प्रतिरोध की शुद्धता या सहता कह सकते हैं, या उसकी विश्वसनीयता उसको क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जो एग्जामों में पूछा जाता है। अब अपन उन रंगों की सीरीज जो है, उनका जो क्रम है वो अपन पहले देखते हैं कि किस क्रम में अपने को याद रखना है, फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका है कि बेबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ये इसका क्रम है। यहां बी का मतलब है ब्लैक, काला, बी का मतलब है ब्राउन, भूरा, रेड, लाल, ऑरेंज, नारंगी, येलो, वाई का मतलब है येलो, पीला, जी का मतलब है ग्रीन, हरा, बी का मतलब है ब्लू, नीला, वोयलेट का मतलब है बैंगनी, यहां सेकंड जो जी आ रहा है उसका मतलब है ग्रे, स्लेटी, और डब्लू का मतलब है व्हाइट, सफेद, और गोल्ड, सिल्वर मतलब सोना, चांदी, और कोई नहीं, कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं या रंग नहीं। ठीक, तो ये इनके नाम है। तो इसको सिंपल तरीके से कि याद क्या रखा, बीवी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये इसको रखने का, याद रखने का तरीका है। अब यहां पर जो अपने कहा कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक क्या होंगे, 10 की घात का गुणक क्या होगा, शुद्धता क्या होगी, उस पर बात करते हैं। तो यहां पर इनका जो सीरीज है वो 0 से 0 से स्टार्ट होगा। ये इनके अंक हैं, ये अंक है 0 से स्टार्ट होंगे और 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनके लिए कोई अंक नहीं होगा। जो गोल्ड सिल्वर नेकलेस है उनके लिए आगे कोई अंक नहीं है। उसके बाद है गुणक, जिसको अपन ने 10 की घात कहा था कि 10 की घात के गुणक क्या है। तो 10 की घात के जो गुणक हैं वो भी सेम, जैसे ये अपने जो संख्याएं लिखी गई हैं, इन्हीं संख्याओं को क्या बना देनी है, अपने को घात बना देनी है, 10 की घात बना देना है। तो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 5, 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9 तक तो यहां चलेगा। और गोल्ड जो है उसके लिए 10 की घात कितनी होगी, -1, और सिल्वर जो है उसके लिए 10 की घात कितनी होगी, -2, ये रहेगी। तो अंक आगे, प्रथम अंक और द्वितीय अंक दोनों का जो निर्धारण है वो इसी सीरीज से होने वाला है, 0 1 2 3 4 5 से 9 तक होगा। गुणक जो है वो इनसे निर्धारित होगा। और अब उसके बाद आती है शुद्धता। शुद्धता जो होगी उसके अंदर ये जो आपके अपने पास लास्ट की जो 3 रंग, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और नेकलेस जो है, नो कलर जिसको अपन ने कहा है, वो निर्धारित करेंगे। तो इनकी जो वैल्यू होती है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस कितना प्रतिशत, 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और 4 जो है अपना कोई भी कलर यदि नहीं होता है, कोई भी नो कलर का मतलब है यहां पर कोई भी पट्टिका नहीं है। चौथी जो पट्टिका है ये है ही नहीं यहां पर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो वहां पर कोई कलर नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर कितना हुआ, प्लस माइनस 20% लिया जाता है। तो इस तरह से ये अपना हुआ कार्बन प्रतिरोध का। अब
ये तो एक सीरीज है कि याद रख लेंगे कि चलो कि बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस या नो कलर। अब बात करते हैं कि मान कैसे लिखेंगे अपन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उस पर आते हैं। तो मान लिया कि आपको पहली जो पट्टी है उसका रंग जो है वो भूरा दिया गया है, ब्राउन दिया गया है। दूसरी पट्टी जो है उसको मैंने कह दिया कि ये पीले रंग की पट्टी दी गई है, पीले रंग की। जो तीसरी जो पट्टी का है उसके बारे में कह दिया कि मान लो कि वो नीले कलर की दी गई है, ठीक है। और चौथी जो पट्टी है वो स्वर्ण कलर की दी गई है। मतलब इस प्रतिरोध के ऊपर ये 4 वलय जो बनी हुई है, पट्टिकाएं जो बनी है, उसमें पहली पट्टिका है ब्राउन कलर की, भूरे कलर की, दूसरी पट्टिका है वो पीले कलर की, तीसरी पट्टिका है वो नीले कलर की, और चौथी जो पट्टिका है वो कौन से कलर की बनी है, स्वर्ण कलर की बनी हुई है। तो अब अपने को पूछा जाएगा कि भाई इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है, कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो उसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। तो प्रतिरोध इसका जो मान होगा R बराबर क्या लिखा अपने कि पहली जो पट्टिका वो प्रथम अंक को प्रदर्शित करेगी, दूसरी पट्टिका दूसरे अंक को, इन दोनों को एक साथ लिखना है। क्या करना है, एक साथ लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें अपन। तो पहली पट्टिका है ब्राउन कलर की, तो सबसे पहले आते हैं ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर जो है उसका अंक कितना है, 1 है, तो अपन ने 1 लिखा। फिर दूसरी जो पट्टिका है वो पीले कलर की है, तो पीला जो रंग है ये यहां रहा, पीले रंग के लिए जो क्रम है वो कितना है, 4 है, तो अपन इसके साथ में ही लिखेंगे 4, ये लिख दिया। दोनों अंकों को अपन ने एक साथ मिला के रखा है। तीसरी पट्टिका जो रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी 10 की घात के गुणक को रिप्रेजेंट करेगी। तो 10 की घात को के गुणक को रिप्रेजेंट करने वाली है, तो यहां पर गुणा के अंदर अपन लिखेंगे। तो देखें तीसरी जो पट्टी है वो कौन से कलर की है, नीले कलर की है, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर जो है नीला, यहां देखो गुणक वाली जो पट्टी है वो ये है, ये वाली जो है 10 की घात है, ये गुणक है। तो ब्लू है नीला, कितनी है, 10 की घात कितना है, 6 है। तो यहां पर अपने लिखा 10 की घात कितना, 6 लिख दिया, ठीक है। अब चौथी जो पट्टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शुद्धता को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। और चौथी पट्टिका कौन से रंग की है, स्वर्ण रंग की है, तो अपन क्या कर देंगे, यहां पर स्वर्ण जो है उसकी जो शुद्धता है वो कितने प्रतिशत है, प्लस माइनस 5% है। तो अपन लिख देंगे प्लस माइनस का 5%, और ये अपने पास, और मात्रक लगा दिया O। ये अपने पास इस कार्बन प्रतिरोध का क्या प्राप्त हुआ, प्रतिरोध प्राप्त हुआ। तो एक तरीका तो ये है कि आपको चित्र दिया जाए, उसके ऊपर रंग दे दिया जाए, और उसके बाद प्रतिरोध पूछा जाए। दूसरा जो तरीका क्वेश्चन का होगा वो क्या होगा कि आपको ये कहा, भाषा के रूप में लिखा जा सकता है प्रश्न को कि एक कार्बन प्रतिरोध है जिसकी प्रथम पट्टिका है इस कलर की है, दूसरी पट्टिका है वो इस कलर की है, तीसरी पट्टिका, चौथी पट्टिका का क्रम दे दिया जाएगा और फिर प्रतिरोध का मान पूछा जाएगा। और तीसरा जो तरीका है वो क्या है कि आपको प्रतिरोध का मान दे दिया जाएगा, कि जैसे कि एक कार्बन प्रतिरोध है उसका जो मान है वो मान है ये प्रतिरोध का मान दे दिया गया। ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान निम्नलिखित है कि 35 × 10⁴ प्लस माइनस 10%। तो कार्बन प्रतिरोध के रंगों का क्रम बताइए। तो अब अपने को क्या करना है, ये देखना है कि प्रथम जो 2 अंक है, पहला अंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा। तो अपने कहा कि रंगों को ये बताएंगे। तो पहला कितना डिजिट दिया, अंक दिया गया, 3 दिया गया। तो 3 अपन देखेंगे कि 3 कहां पर है, ऑरेंज के लिए, नारंगी कलर के लिए दिखा है। इसका मतलब पहली पट्टिका जो है वो नारंगी कलर की है। फिर 5 दिया गया, तो 5 के ऊपर देखें कहां पर है, 5 कौन से के लिए दिया गया, हरा दिया गया है। इसका मतलब दूसरी जो पट्टिका है वो हरे रंग की है। तीसरी पट्टिका जो गुणक है 10 की घात कितनी है, 4 है। तो 10 की घात 4 को देखें, 10 की घात 4 ये रही। इसका मतलब कौन से कलर की है, ये पीले कलर की है। और उसके बाद
प्लस माइनस कितना प्रतिशत दिया गया, 10%, ये उसकी शुद्धता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लस माइनस 10% किसके लिए है, चांदी के लिए, सिल्वर के लिए। तो उसका मतलब चौथी जो पट्टिका है वो कौन से कलर की है, चांदी के कलर की है, स्वर्ण जो अपना है रजत कलर जिसको कह सकते हैं, रजत कलर की है। तो इस तरह से यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि प्रतिरोधकता व चालकता पर ताप का प्रभाव। यह भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अपने को जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी चालक है, उनका जो प्रतिरोध है, उनकी प्रतिरोधकता है और उनकी जो चालकता है। अब अपन तीनों की बात करेंगे यहाँ पर कि चालक जो पदार्थ है उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुचालक जो पदार्थ है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और अर्धचालक जो पदार्थ है उनके ऊपर भी क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ा था कि भाई देखो, प्रतिरोध का जो मान है जिसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, आर से, प्रतिरोधकता को रिप्रेजेंट किया था किससे, रो से, और चालकता जो है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। अब किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रतिरोध 0 है। जब भी कोई चालक पदार्थ बना हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, रुकावट उत्पन्न होगी। तो अपन ये कहें कि उस किसी भी चालक का प्रतिरोध 0 है तो वो संभव नहीं है आसानी से। तो अब बात क्या आती है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, कि ताप पर मुख्य रूप से। बाकी तो अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि प्रतिरोध का जो मान है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, फिर अपने कहा पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो बात यहाँ पर ताप के ऊपर करने वाले हैं अपन कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी चालक पदार्थ है, चालक, इन चालकों के ऊपर ताप का प्रभाव पड़े। पहले चालक की बात करते हैं। पहले अपने को पता है कि चालक के अंदर मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, चालक। अब यदि अपन क्या करेंगे, इस चालक पदार्थ का यदि ताप बढ़ाएंगे, ताप को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो क्या होगा, ताप बढ़ाने से इस चालक पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। मतलब ताप यदि इंक्रीज करेंगे तो मुक्त जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको अपन ने एन या मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है कहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है एन का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होंगी, टकरें बढ़ जाएंगी, और टकरों की संख्या जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि यदि कोई चालक है, उस चालक तार का यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो उनका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो अपन ने क्या बात कही थी कि भाई कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रतिरोधकता है रो, वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, और चालकता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरह से अपन क्या देखेंगे कि कोई भी चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ का यदि ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाता है, या एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो का मान है, या इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से उनके बीच जो टकरों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपने ये भी पढ़ा था कि चालकता जो है वो प्रतिरोधकता की जो है या विशेष प्रतिरोध है उसके कैसी होती है, विद्युत कर्मानुपाती होती है यहाँ पर। तो ये सिंपल सा बात की। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक चीज, ये तो थ्योरेटिकल अपन ने बात की। अब मैथमेटिकल रूप से यदि अपन बात करते हैं तो देखें क्या होता है कि अपने पास यदि कोई चालक तार दिया गया है कि ये अपने पास चालक तार है और इस चालक तार का प्रारंभ के अंदर मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो ताप है, इसको ताप को रिप्रेजेंट करते हैं अपन T0 से, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तार का जो प्रतिरोध है उसको अपन रिप्रेजेंट करने कितने, R0 से, ये इसका प्रतिरोध है। अब आपने इस तार को क्या किया, गर्म किया, इसका ताप बढ़ाया और ताप बढ़ाया तो मान लो कि ये जो टेम्परेचर था T0 जो प्रारंभ में था ये बढ़कर कितने डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जब T डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो उस प्रतिरोध को अपन रिप्रेजेंट कर दें RT से रिप्रेजेंट कर दें कि T डिग्री ताप के ऊपर इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, RT है। तो अब बात आती है कि ये जो प्रतिरोध है बड़ा है, परिवर्तित हुआ है, ये ताप के ऊपर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है कि जो प्रारंभिक ताप और अंतिम जो ताप है, ये इसका प्रारंभिक ताप कह सकते हैं इसको, और इसको क्या कह देंगे अपन, अंतिम ताप, जो ताप अपने को दिया गया है। इसके ऊपर ये जो प्रतिरोध है ये किस प्रकार से निर्भर करता है। तो इसके लिए अपने एक फॉर्मूला है कि RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा टी का मतलब क्या है, इन दोनों तापों का अंतर है। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस कितना, T0। और ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे मान के चलो कि काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और यहां इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये इसका ध्यान रखना है। हर बार 1 साल 2 साल से को छोड़ रिपीट ये होता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो अब अपन यहां पर कि अल्फा क्या है उसकी चर्चा करते हैं, और ये जो चालक पदार्थ होते हैं उनके लिए अल्फा का जो मान होता है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए यहां अपने पास अपन ने लिखा RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ये अपने पास है। अल्फा जो है इसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक इसको कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि इस अल्फा का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो यहां से इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, R0 प्लस R0 इंटू अल्फा और T माइनस कितना, T0। R0 का पक्षांतर यदि करें तो अपने पास बन गया RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा T माइनस कितना हो गया, T0। R0 और T माइनस T0 डेल्टा टी का क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो अल्फा बराबर अपने पास हो गया RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस कितना, T0। ये अपने पास मिला। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है, डेल्टा R अपॉन R0 इंटू डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखें डेल्टा R क्या है, प्रतिरोध, और R0 भी क्या है, प्रतिरोध। तो इन दोनों के मात्रक तो ओम है, तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, और बचा क्या, प्रतिरोध बचा। नीचे जो है सॉरी टेम्परेचर बचा। अब टेम्परेचर बचा तो टेम्परेचर का प्रतिरोध क्या होगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अपने पास इसका जो मात्रक हुआ वो क्या बन गया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका प्रतिरोध ताप गुणांक है उसका कई बार मात्रक पूछा जाता है। अब दूसरी जो बात आती है कि जो चालक पदार्थ जिनकी अपन बात कर रहे थे, उन चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होगा।
तो अपन ने क्या कहा कि चालक जो पदार्थ हैं इनका जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जितना प्रारंभिक ताप था उससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो यहां पर देखें RT की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। प्रारंभिक ताप कम है, अंतिम ताप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो चालक जो पदार्थ होते हैं इन चालक पदार्थों के लिए अल्फा का जो मान होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान है पदार्थों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन उसकी प्रकृति में क्या होगा कि कैसा मान प्राप्त होता है, पॉजिटिव मान प्राप्त होता है, धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि जो चालक पदार्थ हैं उनका जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के ऊपर ताप का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखते हैं। सिर्फ अभी चालक पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं कि चालकों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर ने क्या लिया था कि देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या लिखा था, R बराबर रो इंटू एल अपॉन कितना लिखा था, ए लिखा था। तो जब डेफिनेशन दी थी प्रतिरोधकता की अपन ने, विशेष प्रतिरोध की, तब अपन ने क्या कहा कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। मतलब प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोध की कैसी है, समानुपाती है। इसका मतलब कि कोई चालक पदार्थ है उसका प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। और चालकता के बारे में कहा था कि चालकता है वो प्रतिरोधकता की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब तीनों को यदि एक साथ यहां पर रिलेट करें तो क्या देखेंगे अपन ने क्या अभी तक क्या पढ़ा कि भाई ताप यदि बढ़ाओगे आप तो उस चालक पदार्थ का क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब प्रतिरोधकता जो रो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो देखिए कैसी है चालकता, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब चालकता जो है उस पदार्थ की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस तरह से अपन ने कोई चालक पदार्थ है उसके ऊपर उसके प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोधकता और उसकी चालकता के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखा है। अब यहां पर जो अभी अपने फॉर्मूला लिखा था कि RT इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस कितना T नोट, ये जो लिखा था ये प्रतिरोध के रूप में लिखा गया है। इसी फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायता से प्रतिरोधकता के रूप में भी लिख सकते हैं कि रो टी इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस कितना हो गया, टी नोट हो गया। तो ये इस तरह से अपने को दूसरा एक फॉर्मूला और मिल गया। तो दोनों के ऊपर ही, ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर ही क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसका अपने को क्या रखना है, ध्यान रखेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन, ये तो होगी चालकों की बात। अब आते हैं कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अर्धचालक और कुचालकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अर्धचालक और जो कुचालक होते हैं, जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है या कह सकते हैं इनका ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों की जो बॉन्डिंग होती है, बंध के बंध जो होते हैं वो क्या होंगे, टूटेंगे। और टूटकर इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। क्योंकि प्रारंभ के अंदर जैसे अपन बात करते हैं कि कुचालक, तो कुचालक के अंदर क्या है, मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो उपलब्ध नहीं होते, या होते भी हैं तो
बहुत ही कम होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप इन पदार्थों को गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा कि इनके बीच के क्या होंगे, बंध टूटेंगे। बंध टूटेंगे तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी इनकी संख्या। कुचालक जो होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन, और अर्धचालक जो होते हैं इसके अंदर अपन कहेंगे कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इसके अंदर होल व इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। होल व इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ठीक है, दोनों की ही बात अपन करेंगे यहां पर। तो अब इनके अंदर जब अपने पहले तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में था नहीं, या थे तो नगण्य थे। अब क्या किया, जब अपन ने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। पहले प्रतिरोध क्या था, ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन मुक्त थे ही नहीं, तो उसका मतलब धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा था, और धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा, इसका मतलब प्रतिरोध बहुत क्या था, ज्यादा था। लेकिन अब जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होना शुरू होगा। इसका मतलब एक तरह से इनका रास्ते में जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट क्या होगी, कम होगी, इनका प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। तो जो चालक, कुचालक जो होते हैं और अर्धचालक जो होते हैं, इनका जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो इनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्रतिरोध घटेगा तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो प्रतिरोधकता है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और प्रतिरोधकता घटेगी तो इसका मतलब है कि उनकी जो चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि चालक, जो कुचालक और अर्धचालक जो पदार्थ हैं, इन अर्धचालक पदार्थों का, कुचालक पदार्थों का यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, घटेगा। प्रतिरोधकता का मान भी घट जाएगा और चालकता का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपने क्या पढ़ा था कि चालकता का जो फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा बराबर Ne² टो अपन कितना पढ़ा था, m पढ़ा था। और प्रतिरोधकता को क्या लिखेंगे अपन, व्युत्क्रमानुपाती है इसके, तो रो बराबर कितना हो गया, m अपॉन Ne² अपॉन कितना हो गया, टो हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी यदि देखें तो ये बात अपने को यहां पर मिलेगी। क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए, प्रतिरोधकता की जब अपन चर्चा कर रहे हैं तो यहां फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या मिल रहा है कि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, E इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश, और टो क्या है, विश्रांति काल, विश्रांति काल। ठीक है, अब जब अपन टेम्परेचर में परिवर्तित करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रॉन के आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी क्या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो भी परिवर्तन नहीं होगा। अब दो बातें और बची, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और विश्रांति काल, इनकी बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ, अपन ने कहा कुचालक और जो अर्धचालक हैं उनका जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो यहां से देखेंगे कि प्रतिरोधकता मान क्या होगा, घटेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब एक और रह गया विश्रांति काल। इस विश्रांति काल के ऊपर भी अपने शुरू में कहा था कि विश्रांति काल जो है वो ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर कर रहा था, अपने विश्रांति काल का फॉर्मूला पढ़ा था, विश्रांति काल टो बराबर लेमडा अपॉन Vrms, जहां लेमडा क्या था, माध्य मुक्त पथ था, माध्य मुक्त पथ, और Vrms क्या था, वेग, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, गति कर रहे थे, उनका वर्ग माध्य मूल वेग, ऐसे लिख देता हूं, वर्ग माध्य मूल वेग ये था। और वर्ग माध्य मूल वेग जो Vrms था,
इसके बारे में अपने कहा था कि ये जो ताप है ये ताप के वर्गमूल के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो यहां से अपन क्या देखेंगे, देखो जब अपन ताप बढ़ाएंगे, ताप इंक्रीज करेंगे, तो ताप इंक्रीज करने पर लिख देता हूं उसको कि ताप जब इंक्रीज करेंगे तो वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा, Vrms का मान बढ़ेगा। Vrms का मान बढ़ेगा तो चालकता का जो है विश्रांति काल है उसका मान क्या होगा, घटेगा। और विश्रांति काल का मान घटेगा तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। अब दोनों यहां पर कंट्रोवर्सी आ रही है कि देखो n का जो मान है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है, ठीक है। और इसकी वजह से जो प्रतिरोधकता का मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो ये आ रहा है। और यहां विश्रांति काल की जब बात कर रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और विश्रांति काल का मान घट रहा है तो प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा ही अपने को मिल रहा है यहां पर। तो अब ये दोनों जो बातें आ रही हैं यहां पर, इन दोनों बातों को यदि देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा कि एक कह रहा है कि बढ़ रहा है, एक कह रहा है कि घट रहा है। तो यहां पर जो प्रभावी है वो कौन है, इन दोनों में से प्रभावी कौन है। तो यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, विश्रांति काल जो है वो ज्यादा प्रभावी है, और जो श्रांति काल है वो क्या है, कम प्रभावी है, क्योंकि वहां पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इनका जो औसत जो प्रभाव है वो क्या निकल के आता है कि यदि आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अर्धचालकों के लिए या जो कुचालक हैं उनके लिए प्रतिरोधकता का जो मान होता है रो इक्वल टू रो नोट इंटू ई की पावर Eg अपॉन KT, जहां क्या है ये Eg है जिसको अपन ने लिखा है, ये ऊर्जा अंतराल है, किसका, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल है। K जो है वो वोल्टजमान नियतांक है, वोल्टजमान नियतांक है, और T क्या है, ताप। तो E क्या है, एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि चालक जो कुचालक और अर्धचालक जो पदार्थ हैं उनका जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उनकी जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांकी रूप से क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से मिलेगा अपने को, प्रतिरोधकता और ताप के ऊपर, कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। इस तरह से अपन ने क्या देखा कि जो कुचालक और जो अर्धचालक हैं इनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर मुख्य जो बात ध्यान रखने वाली है कि भाई जो अपने फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपने अभी यहां पर लिखा था कि रो इक्वल टू m अपॉन NE² तो लिखा था, तो यहां पर ये दोनों उल्टे प्राप्त हो रहे थे कि n का जो मान है वो बढ़ रहा था तो प्रतिरोधकता घट रही थी, और यहां पर विश्रांति काल का जो मान है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो प्रतिरोधकता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन अपने क्या कहा कि इन दोनों में से जो विश्रांति काल का जो मान है वो उतना प्रभावी नहीं हो पाता। कौन प्रभावी है, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा प्रभावी है, इसलिए प्रतिरोधकता का जो मान है वो घट जाता है। तो ये अपने ग्राफ भी बनाया, यहां पर ग्राफ भी पूछा जाता है कि कुचालक और अर्धचालक जो है उनकी प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को ग्राफ की सहायता से समझाइए। तो अपन इस ग्राफ की सहायता से समझा सकते हैं उसको कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रतिरोधकता का मान घटेगा तो चालकता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब यदि पिछले वाले जैसे अपने जो धातुएं थी या जो चालक पदार्थ थे उनके बारे में यदि बात की तो वहां पर भी अपन कह सकते हैं कि वहां क्या हो रहा था, उनके लिए यदि चालक पदार्थों के लिए यदि ग्राफ यदि बनाए तो वहां अपने क्या कहा कि जो चालक पदार्थ होते हैं उन चालक पदार्थों का जब ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, घटेगा। तो धातु जो है या जो चालक पदार्थ हैं उनके लिए क्या बनेगा अपने पास ग्राफ, प्रतिरोधकता और ताप के मध्य।
कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी यहाँ पर। तो ये प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपन, मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रारंभ में जब टेम्परेचर 0 डिग्री है उस समय भी उस तार का या उस धातु का या उस चालक का कोई ना कोई प्रतिरोध है, और कोई ना कोई प्रतिरोध है तो इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई उसकी प्रतिरोधकता भी है। इसलिए अपन ग्राफ को कहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं कर रहे। इस बात का क्या रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात आती है कि चालक पढ़ लिया, कुचालक पढ़ लिया और अर्धचालक पढ़ लिए, ठीक है। अब एक और आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है उसके ऊपर ताप का प्रभाव। तो यहां पर क्या है कि जैसे अपन ने कहा चालक के लिए जब बात कही थी तो चालक में तो क्या था कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान जो है या विशेष प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब मिश्र जो धातुएं हैं इनके अंदर क्या होगा, जब अपन ताप बढ़ाएंगे, मिश्र धातुओं का जब है क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो इनके ऊपर जो ताप का जो प्रभाव है वो बहुत कम पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इनके लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान है वो नगण्य होता है। मतलब मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा है, नगण्य है, जिससे इनके ऊपर क्या पड़ेगा, ताप का प्रभाव बहुत ही क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में यदि लें कि जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेटन है, नाइक्रोम है, इनकी जो प्रतिरोधकता है, इस प्रतिरोधकता के ऊपर ताप का जो प्रभाव है, प्रतिरोधकता जो रो है इसके ऊपर ताप का प्रभाव, ताप का जो प्रभाव है वो बहुत कम पड़ता है, नगण्य पड़ता है। इसलिए इसी गुण का उपयोग करते हुए इन पदार्थों का, इन या इन मिश्र धातुओं का जो उपयोग है वो विभवमापी के तार, मीटर सेतु के तार, प्रतिरोध बॉक्स के जो तार हैं उनको बनाने में किया जाता है। और यहां से बार बार क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र धातु जो है, विभवमापी है, मीटर सेतु है, प्रतिरोध बॉक्स है, उनके तार किन धातुओं के बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो इनके जो तार हैं वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेटन और नाइक्रोम के। क्यों बनाए जाते हैं, तो अपन कहेंगे कि भाई इनके ऊपर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, कम पड़ता है, जिसके कारण इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। दूसरा एक और है कि यदि विद्युत अपघट्य हैं उनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत अपघट्यों पर विद्युत अपघट्यों के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई विद्युत अपघट्य लिया जाता है, जैसे अपन लेक्लांसी सेल बनाते हैं, डैनियल सेल बनाते हैं, तो उसके अंदर पानी डाल देते हैं और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं जिनको डालते हैं। जैसे लेक्लांसी सेल बनाते हैं तो उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं, NH4Cl डाल देते हैं। डैनियल सेल बनाते हैं तो उसके अंदर कॉपर सल्फेट अपन डालते हैं। तो ये जो मिक्सर जो बना है, जो विद्युत अपघट्य बना है, इन विद्युत अपघट्यों के ऊपर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा ये अपने को देखना है। तो यदि इन पदार्थों का जो विद्युत अपघट्य होते हैं इनका जो ताप है यदि ये बढ़ाते हैं अपन, तो ताप बढ़ाने पर इनकी जो श्यानता है वो घट जाती है। मतलब विद्युत अपघट्य जो है उनका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उनकी जो श्यानता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और श्यानता कम होने से इनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, घट जाता है।
तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, इन पदार्थों का ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर उनकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो गया, तो प्रतिरोध कम होने से इनकी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, इसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान है वो इनका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से ये अपने विद्युत अपघट्यों पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा कि विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या हो गई, कम होगी। श्यानता कम हो गई तो प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा। और प्रतिरोध का मान घटेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी इनकी। और इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ब्रीफली यदि अपन देखें तो शॉर्ट के अंदर कि धातु, चालक, कुचालक और अर्धचालक, एक बार शॉर्ट के अंदर इनके ऊपर फिर चर्चा कर देते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो धातु है, धातु के लिए अपने कहा या जो चालक पदार्थ है उनके लिए यदि ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो उनकी जो चालकता है सिग्मा वो क्या होगी, घटेगी। कुचालक जो है उनका यदि आप ताप बढ़ाओगे तो उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, घटेगी। और उनकी जो चालकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अर्धचालक है उनके अंदर भी क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, घटेगा। और चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब यहां पर देखें धातु जो है उनके लिए अपन कह रहे हैं कि प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो यहां इनके लिए अल्फा का जो मान है, प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कुचालक जो है उनके लिए अपने कहा कि प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा। पहले जितना था उससे क्या होगा, घटेगा। तो इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अर्धचालकों के अंदर भी क्या था, यही आपने बात कही थी कि इनके लिए भी प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या होता है, घटता है। तो इनके लिए भी अल्फा का जो मान है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जो विद्युत अपघट्य थे, विद्युत अपघट्य, इनके लिए भी अपने के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो चालक हैं उनके लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान है वो कैसा है, पॉजिटिव है। बाकी सभी के लिए कैसा है, मान नेगेटिव है। ग्राफ की यदि अपन बात करें इनके अंदर तो चालक के लिए यदि अपन बात करेंगे, धातु के लिए यदि अपन बात करते हैं, प्रतिरोधकता और ताप के मध्य ग्राफ यदि बनाएंगे तो अपने क्या कहा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। सॉरी, प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इस तरह से अपने पास हो गया धातु के लिए। उसके बाद कुचालक और अर्धचालक, उनके लिए जो अपने कहा कि प्रतिरोधकता का ताप के ऊपर ताप का प्रभाव, तो प्रतिरोधकता कैसे घटेगी, चरघातांक के रूप से घटती जाएगी। और मिश्र धातुओं के बारे में तो अपन ने क्या कहा कि मिश्र धातु जो है उनके ऊपर तो ताप का प्रभाव क्या है, बहुत कम पड़ता है, नगण्य पड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए जो है जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, वो कम पड़ता है। तो उनके लिए ग्राफ इस तरह से आता है कि जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो कम, थोड़ा बहुत क्या बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी। तो एक सरल रेखा कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है यहां पर। तो ये इस तरह से अपने चर्चा की कि चालक, कुचालक और अर्धचालक जो पदार्थ हैं उनके ऊपर उनकी जो चालकता है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, उनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर या तो प्रत्येक की कि चालक के ऊपर जो चालक पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, या उनकी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। या अर्धचालक है उनकी चालकता व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ये पूछा जाता है। या फिर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब अपन कहा जाता है यहाँ पर कि चालक, कुचालक और अर्धचालकों के ऊपर ताप के प्रभाव को समझाइए। तब अपने को सभी को इनको डिटेल से समझाना होता है। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक चलते हैं, अतिचालकता, कि अतिचालकता क्या होती है।
अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। यहां पर छोटी सी टिप्पणी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि अतिचालकता की बात अपन करते हैं तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जब भी कोई पदार्थ है, चालक जो पदार्थ हैं, उनका यदि अपन ताप बढ़ाते हैं तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जो अर्धचालक हैं, कुचालक हैं, उनके ऊपर अपने प्रभाव पड़ा कि ताप बढ़ाने पर उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, उनका प्रतिरोध जो है वो है घटता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आप ताप कम करते हैं तो प्रारंभ में उनका जो प्रतिरोध है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक ऐसा ताप आता है जिसके ऊपर इनका जो प्रतिरोध है वो अचानक से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे अपने कहा कि कोई पदार्थ है, उनके लिए अपन प्रतिरोध और ताप के मध्य यदि ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा प्रतिरोध का मान धीरे 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 क्या होता जाएगा, चालक पदार्थों के अंदर डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, अपने गुण रखते हैं। तो उनके अंदर क्या होगा कि ताप जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, कम कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान धीरे 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 कम होगा। लेकिन कोई ऐसा एक ताप आएगा जिसके ऊपर इनका प्रतिरोध घटकर अचानक से कितना हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है। कंप्लीटली जो अपन आदर्श कंडीशन में मान लेते हैं कि लगभग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कि पारा है, पारे का 4.2 केल्विन जो ताप है, उस ताप के ऊपर प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जो पदार्थ इस तरह का गुण रखते हैं उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। और इस गुण को क्या कहा जाता है, अतिचालकता कहा जाता है। कि यदि किसी चालक पदार्थ का ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान धीरे धीरे कम होता है और फिर अचानक से किसी एक निश्चित ताप के ऊपर जाकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है, अतिचालकता कहा जाता है। और जिस पदार्थ का प्रतिरोध का मान शून्य हुआ उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, अतिचालक पदार्थ कहा जाएगा। और जिस टेम्परेचर के ऊपर, यहां जिस ताप के ऊपर प्रतिरोध का मान 0 हुआ है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी सी क्रिटिकल, मतलब क्रांतिक ताप से। क्रांतिक ताप, उस ताप को अपन क्या नाम देंगे, क्रांतिक ताप। तो मतलब क्रांतिक ताप क्या, कौन सा ताप है कि वो ताप है जिसके ऊपर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस ताप को क्या कहा जाएगा, क्रांतिक ताप कहा जाएगा। जैसे पारे का है वो कितना है, 4.2 केल्विन क्रांतिक ताप है कि 4.2 केल्विन ताप के ऊपर पारे का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, घट के शून्य हो जाता है। तो ये जो अतिचालकता की जो कहानी थी इसके बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम जो है, जो कामर्लिंग जो ऑन्स थे, कामर्लिंग ऑन्स, इन्होंने बताया था कि अतिचालकता की जो खोज है वो किसने की थी, कामर्लिंग ऑन्स ने की थी। अब बात ये आती कि जब प्रतिरोध 0 हो गया तो रुकावट जो थी या जो बाधा थी वो तो पूरी की पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यदि आप किसी चालक तार के अंदर जो इस गुण को प्रदर्शित कर रहा है उसके अंदर यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो एक बार धारा यदि प्रवाहित कर दी तो वो अनंत काल के लिए उसमें क्या होगी, प्रवाहित होती रहेगी। चाहे आपने उसके जो बैटरियां वगैरह है उनको यदि हटा दिया तो भी क्या होगी, अनंत काल के लिए क्या होगी, धारा का प्रवाह होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अतिचालक जो पदार्थ होते हैं इनका जो ये गुण है वो बहुत ही कम ताप पर या निम्न ताप पर क्या होता है, प्राप्त होता है, ये गुण पाया जाता है। तो इसलिए इसको अभी तक जो प्राप्त करने में है वो क्या आ रही है, समस्या आ रही है। अदरवाइज ये जो बिजली की जो समस्या है या ऊर्जा की जो समस्या है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो अब दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कि अतिचालकता किसे कहते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो आता है कि अतिचालक जो है इनके अंदर एक गुण और आता है, वो आता है एक माइजनर प्रभाव। माइजनर प्रभाव ये क्या होता है कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं
उन अतिचालक पदार्थों के भीतर मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो कितना होता है? शून्य होता है। तो इसी गुण को क्या कहा गया है? माइजनर प्रभाव कहा गया है कि जो अतिचालक पदार्थ हैं उनके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो इस प्रभाव को ही क्या नाम दिया गया है? माइजनर प्रभाव कहा गया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अतिचालक पदार्थों का उपयोग क्या क्या है। तो अतिचालक पदार्थों की सहायता से जो है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। दूसरा कि इनकी सहायता से सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तीसरा, इनकी यदि बात करें तो इनकी सहायता से ऊर्जा स्थानांतरण किया जाता है। मतलब कि जो विद्युत चुंबक है उनकी सहायता से विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं उनके अंदर अतिचालक जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है ताकि शक्तिशाली जो चुंबक है उनको बनाया जा सके। सुपर कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण, धारा का जो प्रवाह है एक स्थान से कहां तक? दूसरे स्थान तक आसानी से बिना किसी ऊर्जा हानि के किया जाता है, क्योंकि गुण ही ऐसा है कि जब उनका किसी ताप के ऊपर प्रतिरोध यदि जीरो हो जाएगा तो उस ताप पर अपन यदि इसको रखें और फिर धारा का यदि प्रवाहित करें तो बिना किसी रुकावट के वो क्या होगी? धारा आगे प्रवाहित होती रहेगी और अनंत काल तक क्या होगी? प्रवाहित होती रहेगी, जिससे ऊष्मा की जो हानि है या ऊर्जा की जो हानि है वो क्या होगी? अपने को कम होगी। तो इस तरह से आज के वीडियो के अंदर अपन ने ये चर्चा ही की कि प्रतिरोधकता के ऊपर, प्रतिरोधकता है, विशेष प्रतिरोध है, जो चालकता है, इनके ऊपर ताप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग पदार्थों के लिए पढ़ा कि चालक, कुचालक और अर्धचालकों के लिए। तो धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे समझाने का जो तरीका है वो पसंद आता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इन चैप्टर्स के हैंड रिटन यदि नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे ऐप M2 फिजिक्स क्लासेज का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।